स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तैयारी से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखा था और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस पैरामीटर्स के बारे में जाना था और साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा था ओम्स लॉ को। ठीक है, ओम्स लॉ को। और उसके बाद हमने देखा था दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, रेसिस्टेंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पूर्व के वीडियो में हम लोग वी वोल्टेज, करंट, ठीक है, ये एनर्जी और पावर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अब इसी के क्रम में अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पैरामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पैरामीटर। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तहत इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये जो दो टॉपिक है सिलेबस में इसके बारे में जिक्र है, सिलेबस में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो हम लोग जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था इससे पूर्व के वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को देख चुके हैं हम लोग, और उसके बाद जो है वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम लिखा हुआ है, तो वेरियस फैक्टर्स जो है रेजिस्टेंस का वो हम लोग देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट हम जान चुके हैं, वोल्टेज जान चुके हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जान चुके हैं, पावर को जान चुके हैं और इनके यूनिट्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये इन दो टॉपिक्स पर है, जो कि है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम लोगों का ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है, सिलेबस का एक भाग जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर आप जेएसएससी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है ही। उसके अलावा जो सिविल और मैकेनिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है कि इसके पेपर 1 में जो है जनरल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, तो ये जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए जो है ये यूजफुल हो जाएगा। तो इसीलिए बाकी अन्य सब्जेक्ट्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी जो है ये पूरा वीडियो सीरीज जो है ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो अब बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंडक्टेंस पैरामीटर को और कैपेसिटेंस पैरामीटर को। ठीक है, एक इंडक्टर क्या होता है और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इन सभी के बारे में जान लेंगे। इसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है, ठीक है, और वोल्टेज और करंट का इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो ये कैपेसिटेंस के बारे में इसी तरह से इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। दोस्तों जो लोग इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है पूर्व का सारा वीडियो का जो है वो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी एक वीडियो जो है मिस ना हो जाए, क्योंकि ये पूरा सेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ छूट जाएगा तो फिर आगे समझने में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि पूर्व के सारे वीडियोज़ का जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोज़ को देख लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का डाउट एराइज हो पूरे सेशन के दौरान तो अब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास जो होगा कि जो भी डाउट्स एराइज हो उनका निराकरण किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों जूनियर इंजीनियर के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों इसीलिए बने रहे हमारे साथ, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ एसएससी जूनियर इंजीनियर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इन पर भी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडक्टेंस पैरामीटर के बारे में, जो कि है इंडक्टर। ठीक है, एक इंडक्टर होता क्या है एक्चुअली? व्हेन अ वायर ऑफ सर्टेन लेंथ इज ट्विस्टेड इट टर्न्स इनटू अ कॉइल कॉल्ड इंडक्टर। ठीक है, एक वायर है, ठीक है, एक सर्टेन लेंथ का वायर है, जब हम लोग इसको ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉइल की तरह ट्विस्ट कर दें, तब जो है ये एक इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स में, मोटर्स में, इन सभी में जो है एक वायर जो होता है उसको वाइंडिंग किया हुआ जो रहता है, दैट एक्ट्स लाइक एन इंडक्टर। ठीक है, वो कुछ और नहीं बल्कि एक इंडक्टर की तरह ही काम कर रहा होता है। तो जो कॉइल होता है, जो सिंपली एक कॉइल हम लोग कह सकते हैं, वो क्या होता है, वो एक इंडक्टर होता है। अब यहाँ पर जो है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को जानना है, आइए देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन ए करंट इज मेड टू पास थ्रू द इंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो कॉइल होता है, कॉइल से जब एक करंट फ्लो होता है, ठीक है, जब कॉइल से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसका डायरेक्शन जो है फैराडेस लॉ ये सबसे जो है हम लोग निकाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
जब भी इस करंट के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज होगा, यानी कि अगर जो करंट है अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड का वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग इसका वैल्यू, जो करंट जो फ्लो हो रहा है इसके वैल्यू को घटाते हैं तो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो घटता है। तो ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई चेंज करते हैं करंट में तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। अब कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ दिस चेंज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करता है, इस कॉइल के अक्रॉस जो है, इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि इसका अपना एक वोल्टेज जो है, जब ये करंट इसमें से फ्लो हो रहा होता है और इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है, और जब ये जो करंट है, ये करंट कहा जाता है कि ये करंट जब चेंज होता रहे, ठीक है, एक करंट का वैल्यू जब चेंज होता रहे तो कहा जा रहा है कि इसके अक्रॉस जो है एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग वीएल कह सकते हैं, ठीक है। कि ये इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हुआ तो उसको हम लोग वीएल कह सकते हैं। तो एक वोल्टेज जो है वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक बेसिक इंडक्टर के बारे में हमने जाना। अब हम लोग और देख लेते हैं कि एक इंडक्टर को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये इंडक्टर का सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इस तरह से एक स्पाइरल जैसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है ये एक इंडक्टर कहलाता है। और इसको जो है, इसका जो यूनिट है ये हम लोग मेजर करते हैं हेनरी में। जैसा कि हम लोग देखे थे कि करंट जो है आई, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है। वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट्स में, रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ओम में, और इसी तरह से जो है ये इंडक्टेंस को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो हेनरी में। तो एक हेनरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए हम लोग ये इसको डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। तो एक हेनरी को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ए हेनरी कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि एक हेनरी जो है ये इंडक्टेंस हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस अक्रॉस द कॉइल, ठीक है। जब एक करंट जो है, ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा वो 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, चेंज के तरह से चेंज होता है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है 1 हेनरी, इसका वैल्यू जो है ये 1 हेनरी ऑफ इंडक्टेंस है, ठीक है। तो 1 हेनरी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप हम लोग देख लेते हैं एक इंडक्टर के लिए। तो करंट वोल्टेज का रिलेशनशिप कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी इंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है। हम लोग अभी देखें कि एक इंडक्टर है और इसमें जब हम लोग एक करंट फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, करंट फ्लो होने देते हैं, ये इंडक्टर का वैल्यू एल है। तो दोस्तों तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज जो होता है, ये वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी। हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है ये करंट चेंज के वैल्यू पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। तो वही एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये इसका जो है ये वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यहाँ पर V क्या है, V जो है ये वोल्टेज है वोल्ट्स में, और I जो है वो है करंट इन एम्पियर्स में, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग क्या देखते हैं, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हम लोग देख लिए। तो दैट मीन्स अगर हम लोग डी आई का वैल्यू निकालें तो डी आई इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू वी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसके इसके दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने पर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू 1 बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है आई इज इक्वल टू 1 बाय एल, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 बाय एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, यानी कि जितने टाइम के लिए ये होगा v ऑफ टी, ठीक है, प्लस जो भी इनिशियल वैल्यू इसका होगा, ठीक है, प्लस आई ऑफ टी 0। यानी कि कहने का मतलब जो है ये इसका वैल्यू जो है ये इनिशियल करंट पर डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा, इनिशियल करंट पर। यानी कि t जब 0 था तो उस समय i का वैल्यू क्या था, उस पर ये डिपेंड करेगा कि ये टोटल करंट जो है आई ऑफ टी जो है ये कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जो फ्लो होता है, करंट और वोल्टेज का जो है रिलेशनशिप जो है ये अभी हमने देख लिया,
ठीक है, या तो हम लोग सिंपली बस इस टर्म को याद रख सकते हैं v इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, और यहाँ से हम लोग जो है इस टर्म को जान सकते हैं कि डी आई इज इक्वल टू वन बाय एल इंटीग्रल ऑफ डी आई इज इक्वल टू वन बाय एल इंटू वी डी टी। ठीक है, ये इंटीग्रल हटाने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय एल इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। जितने टाइम के लिए है उतने टाइम के लिए ये हो जाएगा, है ना। और अगर इनिशियल करंट कुछ पहले से था तो वो इनिशियल करंट उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, बस यही है इंटीग्रेशन, यही है वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप किसी भी इंडक्टर के लिए। उम्मीद है ये सारा चीज़ जो है आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। किसी तरह का डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पावर ऑफ एन इंडक्टर। पावर क्या होता है, पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। हमने देखा था इससे पूर्व के क्लास में। ठीक है, जब हम लोग इससे पहले ओम्स लॉ को जब हमने पढ़ा था उसके बाद हमने देखा था कि पावर जो है वो V इंटू आई के टर्म्स में डिनोट करते हैं। इससे पहले भी जो है हम लोग जब करेंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, ठीक है, तो उस समय भी हम लोग देखे थे कि पावर को हम लोग V इंटू आई के रूप में, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में हम लोग पावर को V इंटू आई के टर्म में लिख सकते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू वी आई हो गया। V का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, I का वैल्यू तो I हो जाएगा, और V का वैल्यू क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी। ये हम लोग देख चुके हैं इससे पहले। ठीक है, कि V इज इक्वल टू L इंटू एल डी आई बाई डी टी, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये भी हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, ये वाला चीज़। ठीक है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हम लोग देख चुके हैं। अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग ये पावर निकाल देंगे। ठीक है, तो पावर का वैल्यू इससे हम लोग क्या मिल रहा है, पावर का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पर L इंटू आई डी आई बाई डी टी वाट्स में। ठीक है, L इंटू आई, माफ कीजिए, L इंटू आई, ये डी आई होगा, डी आई बाई डी टी वॉट्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब जो है आप चाहें तो इस सभी का जो है नोट्स बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इंडक्टेंस के लिए V का वैल्यू क्या है, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप में हमने देखा था कि V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। तो बस ये V के प्लेस में हम लोग एल डी आई बाई डी टी को ऐड कर दे रहे हैं, है ना, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। रिप्लेस करने पर क्या आता है हम लोगों के पास, एल आई इंटू डी आई बाई डी टी वॉट्स। अब जो है अब हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बाय ए इंडक्टर। एक इंडक्टर जो है वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, उससे जुड़ा हुआ रिलेशनशिप जो है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 0 टू टी टाइम के लिए अगर पावर जो है, ये जो है यही होता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला 0 टू टी, यानी कि जितने टाइम के लिए ये पावर कंज्यूम हो रहा है, तो 0 टू टी। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, L इंटू आई स्क्वायर बाय 2। तो ये पावर कंज्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, W इज इक्वल टू हो जाएगा एल आई स्क्वायर बाय 2, यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये है एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर। एक इंडक्टर जो है वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो डिपेंड करेगा उसके करंट पर, और उसके बाद उसके इंडक्टर कैपेसिटी पर। अब हम लोग जो है कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं कि फाइनली जो इंडक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे कुछ कंक्लूजन्स जो निकल के आया है उसके बारे में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। कंक्लूजन्स क्या क्या आ रहे हैं, सबसे पहले कि द वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टर इज जीरो इफ द करंट थ्रू इट इज कांस्टेंट। ठीक है, अभी हमने देखा कि जब एक इंडक्टर है और अगर इसमें करंट वैरी होगा, ठीक है, ये टाइम के साथ वैरी होगा, तब क्या होगा, तो ये एक ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर ये वैरी नहीं होता है, यानी कि अगर ये एक कांस्टेंट करंट को हम लोग इससे फ्लो करते हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो इंड्यूस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस एन इंडक्टर इज जीरो इफ द करंट थ्रू इट इज कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या हुआ कि एन इंडक्टर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट टू डीसी करंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है ए स्मॉल चेंज इन करंट विद इन जीरो टाइम
through an inductor gives an infinite voltage across the inductor, which is physically impossible. That means an inductor current cannot change abruptly. ठीक है, हम लोग जो है हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में जब पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये एक स्विच है। अब क्या होता है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये एक इंडक्टर। अब क्या होता है, जैसे ही हम लोग ये स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है, यानी कि टी जैसे ही जीरो टाइम में जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो एट जीरो टाइम ये करंट जो है इसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है, सेम करंट। और ये सेम करंट ये लास्ट तक फ्लो होता रहता है। और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वैसे ही क्या होता है, ये करंट आई का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। मगर ये इंडक्टर है, इंडक्टर में इस तरह का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंडक्टर में ये पॉसिबल नहीं है कि जीरो टाइम में आप करंट को चेंज कर दो। ठीक है, तो इंडक्टर में क्या होता है, ए स्मॉल चेंज इन करंट विद इन जीरो टाइम। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। V इज इक्वल टू हमने देखा कि L di/dt। अगर ये टाइम जो है ये जीरो हो, ठीक है, टाइम अगर जीरो हो जाए तो ये V का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, V का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट जो है प्रैक्टिकल में इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट कभी कभी पहुंच ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि जीरो टाइम में आप करंट को इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। करंट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, अगर टी जीरो हो तो आप जीरो टाइम में करंट को चेंज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये एक इंडक्टर है और इसको अगर हम लोग एक करंट सोर्स से या वोल्टेज सोर्स से जोड़े हुए हैं, जनरली ये वीसी एसी करंट के लिए काम करता है, डीसी करंट के लिए इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करता है, ये हमने देख लिया था। तो जैसे ही हम लोग इसका स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये करंट जो फ्लो होता है ये स्टार्टिंग फेज में जो है वो लो करंट फ्लो होता है और धीरे धीरे ये करंट का वैल्यू बढ़ता है। और जब आप इसको ऑफ भी कर देते हो तब ये करंट जो है अचानक से जीरो नहीं होता है, ये करंट जो है स्लोली ये जीरो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो एक इंडक्टर में जो करंट है ये जीरो नहीं हो सकता है सडनली। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एन इंडक्टर कैन स्टोर फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन इफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज जीरो। ठीक है, एक इंडक्टर जो है ये एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है इवन जब उसके अक्रॉस द जो वोल्टेज हो, जो वोल्टेज से वो कनेक्टेड हो, वो अगर जीरो हो जाए। ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये अचानक से अगर जीरो कर दिया जाए तब भी इसमें जो है कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एक आइडियल इंडक्टर जो है ये होगा आइडियल इंडक्टर। एक आइडियल इंडक्टर जो है ये नेवर डिसिपेट एनर्जी बट ओनली स्टोर्स इट। ठीक है, अगर हम लोग एक आइडियल इंडक्टर की बात करें तो ये एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता है, यानी कि किसी तरह का एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है। मगर इन प्रैक्टिकल क्या होता है, इन प्रैक्टिकल ये होता है, प्रैक्टिकल टर्म्स में हम लोग बोले तो हर एक इंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस के कारण जो है ये इंडक्टर कुछ पावर जो है ये डिसिपेट करता है, यानी कि कुछ पावर कंज्यूम कर जाता है। ठीक है, तो ये था एक इंडक्टर के बारे में हम देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडक्टर से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है, क्वेश्चन है द करेंट इन ए 4 हेनरी इंडक्टर वेरीज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक 4 हेनरी इंडक्टर है और इसका करंट कैसे वैरी कर रहा है, तो 5 एम्पियर पर सेकेंड जो है ये वैरी कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें बताना है, क्या क्या चीज़ का वैल्यू बताना है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का और एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर आफ्टर 3 सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा इस इंडक्टर के अक्रॉस जो है ये कितना वोल्टेज होगा और कितना एनर्जी जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए हम लोग इंडक्टर के लिए एक वोल्टेज का जो फॉर्मूला है जो हम लोग जान रहे हैं, V इज इक्वल टू एल इंटू di/dt। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, 4 हेनरी इंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो दिया हुआ है 5 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि di/dt कितना है 5। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 5 जा 20। वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं तो वोल्ट्स, तो 20 वोल्ट्स इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर आफ्टर 3 सेकेंड्स जो है वो पूछा जा रहा है। तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो W इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कि हाफ Li²। ठीक है, प्लस एक और चीज़ हम लोग जान रहे थे कि हाफ Li² होगा प्लस इसका जो कुछ इनिशियल करंट अगर होगा तो वो उस पर डिपेंड करता है, मगर यहाँ पर कोई इनिशियल करंट नहीं है।
ठीक है, तो हाफ एल आई स्क्वायर, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हाफ का वैल्यू जो है वो हाफ ही हो जाएगा, एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4 हेनरी, आई स्क्वायर का वैल्यू 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, 25 2 जा 50। ठीक है, और ये चूंकि हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 50 जूल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एक इंडक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब जो है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टर के बारे में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया है कि इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में हमें देखना है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ एन इंडक्टर। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो हमने अपने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस को जो है सीरीज में हम लोग कब मानते हैं। इसी तरह से जिस तरह से रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था उसी तरह से इंडक्टेंस को भी सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो इंडक्टेंस है ये L1 है और ये दूसरा इंडक्टर जो है वो L2 है। अब इस टोटल इसके इक्विवेलेंट इंडक्टर का वैल्यू अगर हमको निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जब ये सीरीज कनेक्शन में हो तो सीरीज कनेक्शन के बारे में हमने देखा था कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट है I जो है वो कॉमन होता है और जो वोल्टेज है वो दोनों के अक्रॉस जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, और ये टोटल सम जो होता है जितने भी एलिमेंट्स जो है वो सीरीज कनेक्शन में है, ये टोटल का सम जो है ये इक्विवेलेंट होता है टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट का। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। बस हम लोग ये देख लेते हैं कि जब सीरीज में इंडक्टेंस हो तो इसका वैल्यू क्या होगा टोटल इंडक्टेंस का। तो एल इक्विवेलेंट अगर हम लोग बात करें, एल इक्विवेलेंट या तो एल टोटल भी बहुत लोग कहते हैं, तो एल टोटल की अगर हम लोग बात करें तो सीरीज में क्या होता है जस्ट लाइक रेजिस्टेंस L1 प्लस L2। अगर n नंबर ऑफ इंडक्टर्स जो है यहाँ पर जुड़े हुए हों, n नंबर ऑफ इंडक्टर्स अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर n नंबर ऑफ इंडक्टेंस का जो है वो सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन ऑफ एन इंडक्टर। अब यही अगर पैरेलल कनेक्शन में होता है तो क्या होगा, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर के बारे में अगर आप क्लियर हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि हर एक क्लास को जो है आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस का जो के बारे में हमने जो देखा था कि पैरेलल कनेक्शन होता है और पैरेलल कनेक्शन में किस तरह से हम लोग ये इसको पैरेलल कनेक्शन में हम लोग किस तरह से इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं। जस्ट लाइक दैट इंडक्टर का भी जो है इसी तरह से होता है। अब जो है ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, तो ये ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होगा या कि टोटल इंडक्टेंस जो होगा उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, यानी कि L टोटल का वैल्यू हो जाएगा L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जनरली जो एक इंडक्टर होता है जब बगल बगल में इस तरह से लगाया जाता है, भले ही वो सीरीज में हो या फिर वो पैरेलल में हो, जब भी इसको जोड़ा जाता है तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो शून्य है। ठीक है, एक दूसरे को किसी भी तरह म्यूचुअली जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे से आइसोलेटेड है और इसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको हम लोग शून्य मान के ये वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल हम लोग जो है एक नॉर्मल आइडियल इंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और एक नॉर्मली आइडियल इंडक्टेंस में जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो सीरीज कनेक्शन में जस्ट लाइक रजिस्टर आर टोटल इज इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ, जस्ट लाइक दैट इंडक्टेंस भी L1 प्लस L2 प्लस L3, जितने भी इंडक्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। इसी तरह अगर बहुत सारे इंडक्टेंस जुड़े हुए हो तो 1/L3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/Ln, n नंबर ऑफ इंडक्टेंस का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को, कैपेसिटेंस पैरामीटर को। एक कैपेसिटर क्या होता है और दोस्तों ये किस तरह से कार्य करता है और इसका VI रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरह से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं और इसको किस यूनिट से मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं कैपेसिटेंस पैरामीटर को। कहा जा रहा है
when any two conducting surfaces are separated by an insulating material it acts like a कैपेसिटर। ठीक है, दो कंडक्टिंग सरफेस है, ये दो जो है ये कंडक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और इन दोनों को ये एक ए और ये बी, ये दो कंडक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, एक थिन इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग कहेंगे, वो ये इतना थिन होना चाहिए कि इन दोनों कंडक्टिंग सरफेसेस के मुकाबले ये टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, एकदम थिन थिन इंसुलेटिंग मटेरियल अगर हम लोग डाल दें तो जब इस तरह के दो कंडक्टिंग सरफेसेस को एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करते हैं, यानी कि सेपरेटेड रखते हैं, तो इट एक्ट्स लाइक ए कैपेसिटर। तब ये जो है एक कैपेसिटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कहा जा रहा है द कंडक्टिंग सरफेसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये जो कंडक्टिंग सरफेसेस ए और बी के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और इंसुलेटिंग मीडियम को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बीच वाला जो इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये कहलाता है क्या, तो डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक। अब कहा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंडक्टर के बारे में हमने देख लिया। इंडक्टर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि एक इंडक्टर जो होता है ये एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो एक पॉइंट मिस हो गया था कि एक इंडक्टर जो है ये एनर्जी को कैसे स्टोर करता है। ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हम लोग कह सकते हैं, एनर्जी स्टोर करने का एक एलिमेंट है। तो ये कैसे स्टोर करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में करता है। ठीक है, ये हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट। यहाँ पर जो है दोस्तों एक कैपेसिटर जो है ये एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट इज स्टैब्लिश्ड बाय द ऑपोजिट चार्जेस ऑन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये जो टू इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें से क्या होता है, जब एक कैपेसिटर को फॉर एग्जांपल इस तरह से एक कैपेसिटर जो है वो जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है, अब यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जो है वो जमा हो जाएंगे। यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग कहेंगे कि कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, ये जो इन दोनों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, एक गैप रह जाता है। गैप मतलब कि एक अंतर रह जाता है, यानी कि इस प्लेट पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये जो है ये ब्लैंक रहता है, यानी कि ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से जो है एक ऑपोजिट चार्जेस से जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर ऑपोजिट चार्जेस से इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। अब जो है दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज दैट अ कैपेसिटर कैन स्टोर इज इट्स कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है कि जितना चार्ज वो पर यूनिट वोल्टेज, एक यूनिट वोल्टेज के लिए जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है वो इसका कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटर को हम लोग सी वर्ड से जो है डिनोट करते हैं और इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये या ये दोनों ही तरीके से जो है एक कैपेसिटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में भी हमें पढ़ना था। इसका यूनिट होता है फैराड। ठीक है, और 1 फैराड इज द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर विद 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। ठीक है, हम लोग तब कहते हैं कि ये 1 फैराड कैपेसिटेंस है जब अगर हम लोग 1 वोल्टेज अप्लाइड करें। ठीक है, वोल्टेज का वैल्यू 1 वोल्ट हो और इसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है ये स्टोर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, तो 1 फैराड है। ठीक है, तो फैराड को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सब सभी पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम हैंडल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा और उसके बाद जो है आप इसको जरूर देख लें। अब जो है अब एक और यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो हो जाता है C इज इक्वल टू V/Q। ठीक है, अब वोल्टेज करंट रिलेशनशिप को हम लोग देख लेते हैं। वोल्टेज करंट रिलेशनशिप एक कैपेसिटर के लिए जो है वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वोल्टेज जो होता है वो करंट पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर जो है I का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाता है एक कैपेसिटर के लिए I इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू dV/dt। ठीक है, I का वैल्यू क्या होता है, C इंटू
dv बाय dt। ठीक है, एक इंडक्टर के लिए हमने देखा था कि v इज इक्वल टू होता है L इंटू डी आई बाई डी टी। v ऑफ L इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पर जो है इसका जस्ट रिवर्स होगा, I इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। दैट मीन्स क्या, जीरो टाइम में जो है इसमें वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता है। अगर जीरो टाइम में वोल्टेज चेंज होगा तो ये करंट जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक कैपेसिटर में जो है जीरो टाइम में वोल्टेज इंड्यूस, जीरो टाइम में वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है। पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो पावर एब्जॉर्ब जो है वो हो जाएगा जस्ट लाइक इंडक्टर जैसा हमने पढ़ा था, उसी तरह से इसमें पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, वी इंटू आई। ठीक है, यहाँ पर वी का वैल्यू क्या है, वी, और आई का वैल्यू हो जाएगा सी इंटू डी वी बाई डी टी। दैट मीन्स सी इंटू वी डी वी बाई डी टी, ये वैल्यू हो जाएगा पावर को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या हो जाएगा। तो इंडक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर होता है हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। ठीक है, जस्ट लाइक दैट एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हो जाएगा हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अब इससे जुड़ा हुआ कुछ कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग फाइनली पाते हैं एक कैपेसिटेंस के बारे में। द करेंट इन ए कैपेसिटर इज जीरो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज कांस्टेंट। दैट मीन्स कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट टू डीसी। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर के लिए करंट जो है ये जीरो हो जाएगा अगर इसके वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो। अगर जो वोल्टेज है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रहा तो इसका जो करंट है इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो हो जाएगा अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो। और वोल्टेज कांस्टेंट कब रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है कब, जब एक डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ, तो वोल्टेज हो जाएगा कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। मगर ये क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा तो करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट टू डीसी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये करंट तब जीरो होता है जब ये सर्किट ओपन हो। तो यहाँ पर इससे हम लोग को क्या पता चला कि एक कैपेसिटर जो है वो डीसी सोर्स के लिए, डीसी वोल्टेज के लिए जो है एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करता है। कहा जा रहा है कि स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस विद इन जीरो टाइम, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर जीरो टाइम में जो है इसका वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज हो तो ये क्या होगा, इसका करंट का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो अचानक से चेंज नहीं हो सकता है, जीरो टाइम में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैपेसिटर कैन स्टोर ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन व्हेन द करंट थ्रू इट इज जीरो। जब इसके थ्रू से करंट जो फ्लो हो रहा है वो जीरो हो जाए, फिर भी जो है ये इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर रहता है, इसके बारे में भी हमने देखा था। और ये एनर्जी स्टोर होता है किस फॉर्म में, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब कहा जा रहा है कि एक प्योर कैपेसिटर नेवर डिसिपेट्स पावर। ठीक है, एक प्योर कैपेसिटर जो है वो कभी भी पावर को डिसिपेट नहीं करता है, खर्च नहीं करता है। मगर प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स जो है वो पावर डिसिपेट करते हैं क्योंकि उसके अंदर होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, इसका कंप्लीट डिटेल्स जो है वो सब आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हम लोगों को पढ़ना है वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। कहा जा रहा है कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, कैपेसिटेंस सी का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैरड, इज चार्ज टू ए वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज। ठीक है, तो एनर्जी कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, हाफ सी वी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, माइक्रोफैरड में है। V का वैल्यू है 200, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
कितना 40,000, ठीक है। इसका इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाता है 40,000। अब ये टू टू यहाँ पर हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, टू और टू को हम लोग कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर आ रहा है कितना 4 इंटू 10⁻⁻² जो है वो रह गया, यानी कि 0.04 जूल्स। हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर रहे थे, तो इसका एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 0.04 जूल्स। तो दोस्तों ये था जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का आज का ये क्लास, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अब हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर C1, C2, C3 इस तरह से जो है बहुत सारे कैपेसिटर्स जो है वो Cn तक कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हों, तो C टोटल जो है वो कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला जो है ये है 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन अप टू 1/Cn। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंडक्टर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए जो है पैरेलल कनेक्शन का जो वैल्यू है, जो फार्मूला है, लगभग वही फार्मूला जो है वो कैपेसिटेंस के लिए सीरीज कनेक्शन के लिए है। और यही कैपेसिटेंस की के लिए अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करें, दो कैपेसिटेंस है पैरेलल में है C1 C2, तो C टोटल कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस जो है इन दोनों का सम हो जाएगा। अगर तीसरा एक और कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो यहाँ पर जो है ये भी जुड़ जाएगा। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो ये बढ़ता जाएगा और n नंबर तक चला जाएगा, Cn तक जो है ये सभी का सम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने देखा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पैरामीटर के बारे में। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जो है अपना डाउट एराइज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जूनियर इंजीनियर की तैयारी के दृष्टिकोण से। इससे जुड़ा हुआ मटेरियल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम हैंडल में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। अगले जो क्लास है दोस्तों उसमें हम लोग KCL और KVL के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारा एक और टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, ठीक है। सारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद हम लोग धीरे धीरे ये क्लास आगे बढ़ता जाएगा। और उसके बाद इस बीच में जो है दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको आपके काम करने के लिए दिया जाएगा, आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।